स्वागत है दोस्तों अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में। साथियों, आज से जेपीएससी 2021 की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, जो आपके पीटी में जीएस पेपर 2 का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, जीएस पेपर 2 का 100 सवाल जो अपना झारखंड से सवाल पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक सवाल 2 अंकों के होंगे और कुल मार्क्स 200 अंक के होंगे। इसी श्रृंखला में हम क्रमबद्ध रूप से आज हम लोग झारखंड को पढ़ने का शुरुआत करेंगे और इसी क्रम में आज जो पहला टॉपिक लेकर के शुरू करेंगे वह है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था। पहला, इस व्यवस्था से आपका 1 अंक पूछे जाएंगे और यहां से आपका एक सवाल रहे। और इसी मुंडा शासन व्यवस्था से आप देखेंगे कि सबसे पहले इसका बैकग्राउंड को देखने का प्रयास करते हैं। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि झारखंड में मुंडाओं का आगमन 600 बीसी में होता है। कई इतिहासकार तो 1500 बीसी को बताते हैं, लेकिन मुंडा का जो आगमन माना जाता है 600 बीसी। झारखंड में कई इतिहासकारों को इसके निवास स्थान को लेकर के मतभेद है। तो निवास स्थान को लेकर के अगर देखा जाए, मुंडा का निवास स्थान को लेकर के, तो 2 मत इसके सामने निकल करके आते हैं। 2 मत, जिसमें पहला जो मत है, इतिहासकार बताते हैं कि इनका जो निवास स्थान है वह तिब्बत था। निवास स्थान इसका कहां है? तिब्बत। इनकी मूल भूमि जो है तिब्बत में है। वहीं दूसरा जो मत इतिहासकार के द्वारा बताया जाता है, दूसरा मत जो दिया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि दक्षिण पश्चिम से चल करके झारखंड प्रवेश किए थे आर्यों के दबाव के कारण। मतलब एक दक्षिण पश्चिम से झारखंड में प्रवेश किए। झारखंड में प्रवेश किए। क्यों किए? क्योंकि आर्यों का दबाव था इन पर। आर्यों का दबाव होने के कारण मुंडा झारखंड के दक्षिण पश्चिम में प्रवेश किए थे। ये झारखंड में देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में मुंडा केवल और केवल झारखंड में पाया जाता है। आप देखेंगे कि यहां एक सवाल यहां अक्सर पूछा जाता है कि मुंडा जो है, आप देखेंगे सिर्फ यह जनजाति झारखंड में ही पाई जाती है। एक अन्य स्रोतों के अनुसार इस बात से पता चलता है कि दक्षिण पूर्वी भाग से मुंडाओं का आगमन झारखंड में हुआ था और असुरों को पराजित किया था। ये अन्य स्रोतों से जानकारी हमें मिलती है, लेकिन एक स्रोत हम और यहां देखेंगे कि एक स्रोत यहां अन्य स्रोत अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए। झारखंड में प्रवेश किए और असुरों को पराजित किए। प्रवेश कर असुरों को पराजित किया। असुरों को पराजित किया। ठीक है। यहां से सवाल आपका बन सकता है कि जिस समय मुंडा झारखंड में प्रवेश कर रहा था दक्षिण पूर्वी हिस्सा से, तो उस वक्त किस जनजाति को
इन्होंने पराजित किया था, तो असुरों को पराजित किया था। अगर इस मुंडा शासन व्यवस्था की बात करें तो इनका जो पहला मुंडा शासक था, मुंडा राजा था पहला, वह था रीसा मुंडा। रीसा मुंडा, जिसे हम कई बुकों में मिल जाता है, रीता मुंडा भी मिल जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। रीसा मुंडा और रीता मुंडा दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही पर्सनालिटी हैं। तो मुंडाओं का जो पहला नेता थे वो थे रीसा मुंडा, या हम उन्हें रीता मुंडा कह दें। और अंतिम अगर देखा जाए, अंतिम जो था मदरा मुंडा था। मदरा मुंडा, ये सारा आपको जब हम मुंडाओं राज्य जब पढ़ा रहे थे तो वहां आप देखेंगे कि पूरा डिटेल्स इसे समझाया गया, पीछे आप देख लेंगे जाकर के, प्लेलिस्ट बना हुआ आपका यूट्यूब में क्रमबद्ध रूप से। इसलिए हम यहां पहला और अंतिम ज्यादा चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं। तो मुंडाओं का जो पहला नेता था वह था रीता मुंडा, और अंतिम जो नेता था वो था मदरा मुंडा। अब इन्होंने धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो रीसा मुंडा साहब क्या करते हैं कि सुतिया पाहन को मुंडाओं का नेता चुन लेते हैं, और उन्हीं सुतिया पाहन साहब अपनी योग्यता के बल पर, अपने विवेकशील बुद्धि के बल पर एक राज्य का निर्माण करते हैं। उस राज्य का नाम रखते हैं सुतिया नागखंड। क्या नाम रखते हैं? सुतिया नागखंड। और सुतिया नागखंड की स्थापना कौन करते हैं? तो सुतिया पाहन साहब ने। ये मुंडाओं का नेता किसे चुना? सुतिया पाहन को। इसे थोड़ा सा हम पीछे से हम कनेक्ट कर रहे हैं। सुतिया पाहन को नेता चुना, मुंडाओं का नेता किसने? रीसा मुंडा ने। और सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड की राजधानी, सुतिया नागखंड राज्य की स्थापना की। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब राज्य की स्थापना होती है, जब सुतिया नागखंड राज्य की स्थापना, जब यहां रीसा मुंडा साहब पहली बार झारखंड में मुंडा राज्य का निर्माण करते हैं, तो उनके सामने एक परिस्थिति आती है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, 32 जनजातियां हैं, और सभी जनजातियों की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती है। उन्हीं क्रम में मुंडाओं का अपना एक विशेषता था इनकी शासन व्यवस्था को लेकर के। और जो शासन व्यवस्था मुंडाओं ने जो प्रारंभ किया, उस शासन व्यवस्था का नाम मुंडा शासन व्यवस्था को ही रखा गया था। मुंडा किस समूह के जनजाति हैं? तो मुंडा जो है कोलोरियन समूह के जनजाति हैं। इसे आप याद रखेंगे, किस समूह के हैं? अगर इसे पूछा जाए कि मुंडा किस समूह के हैं, तो कोलोरियन समूह के जनजाति हैं। कोलोरियन समूह के, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि यहां से सवाल पूछा जा सकता है। कोलोरियन समूह के जनजाति हैं, ठीक है। कोलोरियन समूह, इसे याद होना चाहिए, क्योंकि पीटी से सवाल यहां से बन सकता है कि मुंडा जो था किस समूह के जनजाति है, तो आप देखेंगे कोलोरियन समूह के जनजाति हैं। लेकिन प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वह किस कैटेगरी के जनजाति में आते हैं? तो प्रजातीय दृष्टि से अगर देखा जाए, प्रजातीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रजातीय दृष्टि में आप देखेंगे कि यह जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलायड समूह के जनजाति हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलायड समूह का जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से कौन सी जनजाति? प्रोटो ऑस्ट्रोलायड समूह के जनजाति मुंडा आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मुंडा जो है किस समूह के जनजाति थे? तो कोलोरियन समूह के जनजाति थे। और प्रजातीय दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रोलायड समूह के
जनजाति मानी जाती है। साथियों, ये मुंडाओं का समूह है जिस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी का नाम है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह। अब इन लोगों की एक अपनी भाषा है, अपनी एक इनकी भाषा होती है, मुंडाओं का अपनी भाषा है, उस भाषा का नाम है मुंडारी। मुंडाओं की जो भाषा है उस भाषा का नाम है मुंडारी। और यह जो मुंडारी है, इसमें देखें कि मुंडारी जो है किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाती है, तो इसको हम लोग रखते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, इसको किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि भाषा परिवार भी अलग अलग होते हैं, भारोपीय परिवार, ठीक है। उसी प्रकार से आप ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत इस मुंडारी भाषा को रखा गया। और मुंडाओं ने अपनी भाषा को अर्थात मुंडारी को किस नाम से पुकारते हैं? तो होडो जगर से। किस नाम से पुकारते हैं अपनी भाषा को? तो होडो जगर। अपनी भाषा को जो पुकारते हैं किस नाम से? होडो जगर। इसे याद रखेंगे कि मुंडाओं ने अपनी भाषा को किस नाम से पुकारते हैं? मुंडाओं द्वारा जिस अपनी भाषा को जिस नाम से पुकारा जाता है उसका क्या नाम है? होडो जगर। क्या नाम है? होडो जगर। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो मुंडाओं का जो विस्तार है झारखंड में, सबसे बड़ी बात कि ये जो मुंडा झारखंड में पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो यहां आप देखेंगे कि मुंडाओं का जो क्षेत्र है शासन, आप देखेंगे मुंडाओं का जो संकेंद्रण है जहां जिस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप देखेंगे कि अधिकांश आप देखेंगे कि एक आपका गिरिडीह क्षेत्र, कहां पे संकेंद्रण जो है जहां पाया जाता है, एक आपका गिरिडीह, गुमला, गुमला में पाया जाता है, सिमडेगा, सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम। आप देखेंगे कि ये जो पाया जाता है रांची, कहां पाया जाता है? रांची, खूंटी में भी पाया जाता है और संथाल परगना में भी पाया जाता है। संथाल परगना और एक हजारीबाग, इन क्षेत्रों में मुंडाओं का निवास है। इन क्षेत्रों में मुंडा पाए जाते हैं। तो मुंडा जनजाति जिन क्षेत्र में पाया जाता है वो आपका आप देख पा रहे होंगे कि रांची है, आपका खूंटी है, गिरिडीह है, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना। तो इन क्षेत्रों में निवास करते हैं मुंडा। तो मुंडाओं का जो निवास क्षेत्र अधिकांश जो पाए जाते हैं किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अभी हमने देखा कि इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब मुंडाओं का जो समाज है, अगर समाज की बात किया जाए तो उन लोगों का जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज कहने का मतलब है उस समाज का जो है पिता सर्वोच्च होते हैं। पिता का जो बात होता है उनकी बात की महत्ता होती है। तो ये जो है मुंडाओं का भी जो समाज था वह पितृसत्तात्मक समाज था। क्या था? पितृसत्तात्मक समाज। इसे आप याद रखेंगे, पितृसत्तात्मक समाज। समाज। अब इन लोगों के समाज में एक गोत्र की प्रचलन थी। गोत्र समाज का मूल आधार माना जाता है मुंडाओं में। अब इनके गोत्र की संख्या अगर देखा जाए तो अधिकांशतः आप देखेंगे अधिक से गोत्रों की संख्या 340 बताई जाती है। गोत्र जो थे इनके समाज का मूल आधार था और गोत्र की संख्या जो थी, गोत्रों की संख्या करीब 340 गोत्र की संख्या पाई जाती है। मुंडाओं में 340 गोत्र पाए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से समझें
तो मुंडाओं का जो गोत्र है, आप नाम सुने होंगे, आप अधिकांशतः नाम सुने होंगे, केरकेट्टा, कमल। एग्जाम्पल में गोत्र में अगर देखें तो मुंडाओं का देखिएगा केरकेट्टा, केरकेटा भी कहते हैं, केरकेटा उन लोगों का नाम है। और केरकेटा के साथ साथ देखेंगे सांडिल, क्या नाम है, सांडिल, नाग, सांडिल, नाग, बोदरा, कमल, होरो, बोदरा, कमल एक्सेट्रा इत्यादि बहुत सारे हैं, 340 है। लेकिन ये जो केरकेटा है, सांडिल है, नाग है, होरो है, बोदरा है, कमल है, ये सारी की सारी ये मुंडाओं का गोत्र है, जो 340 गोत्रों की संख्या बताई जाती है। उन गोत्रों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को प्रस्तुत किया जा रहा है। आपसे सवाल भी नहीं इससे पूछा जाएगा, लेकिन इसे समझना आवश्यक है। मुंडा समाज में आप देखेंगे कि मुंडाओं का स्थल को लेकर के स्थान का विशेष महत्व है। मुंडाओं में स्थान को लेकर के विशेष महत्व है। तो कौन कौन से स्थान पाए जाते हैं मुंडाओं में, उसे भी देखने का प्रयास करते हैं। इसे साफ करते हैं। आइए देखते हैं इन मुंडाओं में स्थान का विशेष महत्व रखते हैं। विशेष महत्व भी है इनके गांव में। इनके गांव की जो विशेषता मानी जाती है, प्रमुख विशेषता स्थान को लेकर के, तो मुंडाओं में जो 3 स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। 3 स्थल कौन कौन है, उसे 3 स्थल को हम देखने का बात प्रयास करते हैं। पहला आप देखेंगे सरना। आप देखते हैं मुंडाओं में एक स्थल होता है सरना। सरना क्या होता है कि सरना जो होता है, जहां मुंडाओं का देवता निवास करते हैं, उसे ही सरना कहा जाता है। जहां मुंडाओं का देवता निवास किया जाता है, जहां मुंडाओं का देवता निवास करते हैं, जहां मुंडाओं का देवता निवास करते हैं, उसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, सरना। ऐसा मुंडाओं में प्रचलन है। तो सरना जो स्थल है, इससे सवाल पूछा जा सकता है कि सरना कौन सा स्थल है। तो जहां मुंडाओं का देवता निवास करता है, उसी स्थल को हम लोग बोलते हैं सरना। एक होता है अखड़ा। अखड़ा क्या होता है, अखड़ा का भी बहुत विशेष महत्व रखता है मुंडाओं की समाज शासन व्यवस्था में। अब अखड़ा जो होता है एक बैठक का स्थान होता है। यह जो है एक बैठकी रूम होता है, यह बैठकी स्थान होता है, बैठक का स्थान, जहां पर रात्रि में युवक और युवतियां नाचती गाती हैं। बैठक का क्या होता है, स्थान होता है, जहां पर क्या होता है, युवक और युवतियों द्वारा नृत्य और गीत गाते हैं, गीत गाया जाता है। ठीक है, क्या होता है अखड़ा की, यहां पर क्या होता है, एक बैठक का स्थान होता है, और इसी बैठक में जाकर के रात्रि के समय में युवक और युवतियां गाते हैं और डांस करते हैं।
ये स्थल हुआ अखड़ा का। सरना का क्या विशेष महत्व है, वहां मुंडाओं का देवता निवास करता है, इसलिए विशेष महत्व रखता है। अखड़ा किस लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि रात्रि के समय में क्या होता है, युवक और युवतियों द्वारा डांस किया जाता है और गीत भी गाया जाता है, और साथ साथ वहां बैठक का प्रोग्राम भी किया जाता है। अखड़ा के बाद हम लोग देखते हैं एक शासन स्थल होता है। तीसरा जो हम देखते हैं शासन स्थल। शासन स्थल, शासन स्थल एक होता है शासन स्थल। यह शासन स्थल क्या होता है कि यह समाधि स्थल होता है। यह जो होता है यह समाधि स्थल होता है, मुंडाओं का समाधि स्थल होता है। समाधि स्थल, शासन स्थल क्या है कि मुंडाओं का यह समाधि स्थल होता है जहां शवों को दफनाया जाता है। शासन स्थल में कहा, जहां क्या किया जाता है, शवों को दफनाया जाता है, जहां शवों को दफनाया जाता है। ठीक है, यह मुंडाओं में परंपरा है कि जहां शवों को दफनाया जाता है उस जगह को बोला जाता है शासन। क्या बोला जाता है, शासन। अब इसी शव को, इस शव को ही दफनाया जाता है और इसी समाधि स्थल पर रखे गए पत्थर को, समाधि स्थल पर, समाधि स्थल पर, समाधि स्थल पर रखे गए पत्थर को शासनदिरी कहते हैं। क्या कहते हैं, शासनदिरी, शासनदिरी कहते हैं, शासनदिरी कहते हैं, शासनदिरी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि शासन स्थल यह समाधि स्थल है और यहां शवों को दफनाया जाता है, और शवों के ऊपर अर्थात समाधि स्थल पर जो रखे गए पत्थर है उसके ऊपर जो पत्थर जो रखा जाता है, आप देखते होंगे कि जहां पर दफनाया जाता है उसके ऊपर पत्थर लगा दिया जाता है, और उसी को मुंडाओं में जो प्रचलन है उसका नाम है शासनदिरी। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, शासनदिरी कहते हैं। क्या कहते हैं, शासनदिरी। एक आपका स्थल है, एक और स्थल इसमें है, एक और स्थल है जिसे कहते हैं गीती ओड़ा। क्या नाम है उसका, गीती ओड़ा, गीती ओड़ा, गीती ओड़ा। मतलब इसे देखें तो 4 स्थल आप इसे मान सकते हैं, सरना, अखड़ा, शासन स्थल, गीती ओड़ा। अब ये गीती ओड़ा क्या है, गीती ओड़ा जो है एक युवा गृह है जहां युवा लोग रहते हैं, युवा गृह, युवा गृह है। गीती ओड़ा क्या है कि मुंडा जनजाति गांव के युवा गृह को ही क्या बोला जाता है, गीती ओड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गीती ओड़ा। मुंडा जनजाति के गांव में जो युवा गृह है, मुंडा जनजाति गांव को क्या है, मुंडा जनजाति गांव के युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है। इस गीती ओड़ा मतलब क्या हुआ, युवाओं का घर। युवा गृह का मतलब क्या होता है, जो युवा यंग ब्लड के जितने भी लोग हैं उनका घर, उसको बोला जाता है गीती ओड़ा। क्या बोला जाता है, गीती ओड़ा। अब इस प्रकार से देखें कि इनकी मुंडाओं में 4 स्थल जो है विशेष महत्व रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे मुंडाओं का आगमन हुआ, झारखंड में जैसे प्रवेश किए, तो प्रवेश करते ही झारखंड में उन्हें चिंता थी अपनी आजीविका की, अपने पेट पालने की। तो आजीविका के लिए जंगलों को साफ करना प्रारंभ कर दिया। मुंडाओं ने क्या किया कि जैसे झारखंड में प्रवेश करता है तो वैसे ही क्या होता है कि अपनी आजीविका के लिए झारखंड के जंगलों को साफ करना प्रारंभ कर दिया। और साफ करके क्या होता है कि वहां का अस्थायी निवासी के रूप में बस गया। मतलब जंगलों को साफ कर झारखंड में अस्थायी निवासी के रूप में बस जाते हैं। किस क्रम में आते हैं, तो आजीविका के लिए। तो अस्थायी निवास जंगलों में बस जा, जंगलों को साफ कर, जंगलों को साफ कर क्या बन, अस्थायी निवासी बन जाते हैं, अस्थायी निवासी बस जाते हैं या बन जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे ही अस्थायी निवासी बच जाते हैं तो इन लोगों में क्या था कि मुंडा
जिस खेत में खेती करते थे उसे ही बोलते हैं खुटकट्टी खेत। जिस खेत में खेती करते थे मुंडाओं द्वारा, जिस खेत में खेती मुंडाओं द्वारा किया जाता था, उस खेत का नाम था खुटकट्टी खेत। क्या बोला जाता था? खुटकट्टी खेत। अब यहां एक बात यहां समझिएगा कि जिस खेत पर खेती की जाती थी, जिस खेत पर मुंडाओं द्वारा खेती की जाती थी, उसे कहा जाता था खुटकट्टी खेत। खुटकट्टी खेत, समझ पा रहे हैं? मतलब जैसे जैसे जंगलों को साफ करके निवासी अस्थायी रूप से बस जाते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है कि धीरे धीरे खेती करना प्रारंभ करते हैं, और खेती जिस खेत में की जाती है उस खेत का नाम मुंडाओं द्वारा जो प्रचलन भाषा है वह उसे बोलते हैं खुटकट्टी खेत। क्या बोलते हैं? खुटकट्टी खेत। तथा जिस गांव में रहते हैं उसे कहते हैं खुटकट्टीदार गांव। अब यहां देखते हैं, जिस गांव में रहते हैं तथा जिस गांव में रहते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? खुटकट्टीदार। जिस गांव में रहते हैं या रहते थे उसे ही क्या बोलते हैं? खुटकट्टीदार, खुटकट्टीदार कहलाता था। जिस गांव में रहते थे उसे ही खुटकट्टीदार कहते थे। ठीक है, मतलब आप देख पा रहे हैं कि मुंडाओं द्वारा जो जंगल को साफ करके जो खेती बनाया गया, उस खेती का नाम देखिए खुटकट्टी खेत बोल दिया गया। और धीरे धीरे जो गांव विकसित हुआ तो उस गांव को मुंडाओं द्वारा नामांकन किया गया और उसे कह दिया गया क्या? खुटकट्टीदार। क्या बोल दिया गया? उस गांव का नाम खुटकट्टीदार। तो आप इसे बेहतर ढंग से समझेंगे कि जिस गांव में निवास करते थे उसी गांव को बोलते थे खुटकट्टीदार, और जिस खेत में खेती करते थे उस खेत को कहते थे खुटकट्टी खेत। और खूंट का जो अर्थ है, खूंटी का जो अर्थ है खूंट का, एक परिवार से है। खूंट का मतलब तात्पर्य अगर देखा जाए तो एक परिवार से लिया जाता है। ठीक है, तो आप यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि मुंडाओं का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मुंडाओं का प्रशासनिक व्यवस्था खुटकट्टीदार व्यवस्था थी। क्योंकि खुटकट्टीदार व्यवस्था थी, क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यह जो व्यवस्था धीरे धीरे प्रचलन, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मुंडाओं का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कैसी थी? तो खुटकट्टीदार व्यवस्था थी। यहां तक क्लियर है? आप इसे जरूर याद रखेंगे कि मुंडाओं द्वारा जिस खेत में खेती की जाती थी उस खेत का नाम था खुटकट्टी, और जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम था खुटकट्टीदार। खुटकट्टीदार, इसे याद रखेंगे आप। अब धीरे धीरे क्या होता है कि गांव में निवास तो कर गए, गांव का विस्तार तो हो गया, अब गांव में धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होने लगी। अब क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होता है कि जगह में क्या होने लगी? कमी होने लगी। और यही कारण रहा कि धीरे धीरे नए नए गांव बसता चला गया, नए नए गांव बनता चला गया, और नए नए गांव का जब विकास होता चला गया, लेकिन गांव का तो विकास हो गया, लेकिन संचालन जो हो रहा था वही पैतृक खुटकट्टीदार, ये आप देख पा रहे हैं, पैतृक खुटकट्टीदार व्यवस्था, खुटकट्टीदार गांवों से ही संचालन हो रहा था, जो नए नए गांव बनकर के आए थे मुंडाओं में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां पे जैसे ही खुटकट्टीदार हुआ तो एक नई गांव विकसित होता है। नई गांव, अब नया गांव विकसित होता है तो इस नए गांव को संचालन करने के लिए, इस नए गांव में संचालन जो हो रहा था वो पैतृक खुटकट्टीदार से ही हो रहा था। ठीक है, पैतृक खुटकट्टीदार से ही हो रहा था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब पैतृक खुटकट्टीदार से हो रहा था तो गांव की एक पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। इसी गांव में क्या होती है कि एक पंचायत व्यवस्था विकसित होती है। पंचायत व्यवस्था विकसित होती है। नया गांव था और नया गांव जैसे जैसे विकसित हुआ
तो उसी गांव में एक पंचायत व्यवस्था विकसित हुआ, और जैसे ही पंचायत व्यवस्था विकसित हुई ऐसे ही विभिन्न गांवों को मिलाकर के एक पढ़ा का निर्माण किया गया। क्या? एक पढ़ा का निर्माण। अनेक पंचायतों को मिलाकर या अनेक गांवों को मिलाकर के, ऐसे ही विभिन्न गांवों को मिलाकर के क्या बनाया गया? पढ़ा का निर्माण किया गया। पढ़ा का निर्माण किया गया। ठीक है, पढ़ा का निर्माण। इसका मतलब क्या हुआ आप समझेंगे कि कई गांव मिलकर के क्या होता है कि कई गांव मिलकर के, यहां डायग्राम से अगर समझें, कई गांव में एक पंचायत होती थी। हर एक प्रतिमुंडाओं के प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती थी। पंचायत, ठीक है, पंचायत होती थी। और प्रत्येक पंचायत मिलकर के एक बनाता था, क्या बनता था? पट्टी। क्या बनता था? पट्टी। और कई पट्टी मिलकर के क्या बनता था? पढ़ा। पढ़ा, ठीक है, कई पट्टी मिलकर के क्या बनता था? पढ़ा। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि नई गांव का विकसित हुआ, खुटीदार से ही संचालन होता है। खुटकटीदार गांवों की जो धीरे धीरे क्या होता है कि पंचायत विकसित होती है और कई पंचायतों को मिलाकर के पढ़ा का निर्माण किया जाता है। अब क्या होता है कि एक बात यहां समझिएगा आप लोग कि मुंडाओं के प्रत्येक गांव में क्या होता है? मुंडाओं के प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है। प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है, और इस पंचायत का जो प्रमुख होते हैं, इस पंचायत का जो प्रमुख होते थे वह कहलाते थे मुंडा ही होते थे। कौन होते थे? मुंडा। प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता था और उस पंचायत का जो मुखिया होता था वह कौन होता था? मुंडा होता था। ठीक है, कौन होता था? मुंडा। ऐसे ही कई गांवों को मिलाकर के या कई पंचायतों को मिलाकर के एक पट्टी का निर्माण किया। कई गांवों या पंचायत को मिलाकर क्या बना? पट्टी का निर्माण किया। पट्टी बनाया गया। मुंडाओं में कई गांवों को मिलाकर के, कई पंचायतों को मिलाकर के एक पट्टी का निर्माण किया गया, और उसी पट्टी का जो प्रमुख माना जाता है उसको बोलते हैं मानकी। क्या बोलते हैं? मानकी। मुंडाओं में पट्टी का जो मालिक होता था, जो प्रमुख होता था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमुख को मानकी बोलते हैं। ठीक है, और इसी पट्टी में कई पट्टियों को मिलाकर के एक क्या बनाया गया? पढ़ा बनाया गया। कई पट्टियों को मिलाकर के पट्टी के बाद जो अगला स्टेप बनता है वह बनता है पढ़ा। कई पट्टी को मिलाकर के पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ा का जो प्रमुख होता है इसे लिख देते हैं, कई पट्टी मिलाकर या मिलकर क्या बनते हैं? पढ़ा। और इसी पढ़ा का जो प्रमुख होता है वह होता है पढ़ा राजा। कौन थे? पढ़ा राजा। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से धीरे धीरे यहां मुंडा शासन व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रहा है? एक विस्तृत रूप ले रहा था। इसकी एक रूपरेखा धीरे धीरे एक विस्तार फैल रहा था मुंडा शासन व्यवस्था। अब यहां देखते हैं कि यहां एक डायग्राम से आप समझेंगे, ये जो है, अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक मुंडा के गांव में एक पंचायत होता था। क्या? पंचायत। और पंचायत का जो मुखिया होता था उसको बोलते थे मुंडा। क्या बोलते थे? मुंडा। और प्रत्येक पंचायत या प्रत्येक गांवों को मिलाकर के क्या बनाया जाता था? पट्टी। क्या बनाया जाता था? पट्टी। और इसी पट्टी का जो प्रमुख था उसका नाम होता था, इस पट्टी का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे मानकी। और कई पट्टी को मिलाकर के पढ़ा बनाया जाता था। मतलब ये जो पट्टी और पढ़ा जो नामांकन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये आप देखें कि गांवों का ही समूह है, सब में कहीं ना कहीं ये गांवों का ही मिश्रण है। तो पढ़ा का जो प्रमुख को क्या बोलते हैं? पढ़ा राजा। ठीक है, पढ़ा राजा। इस प्रकार से मुंडाओं का शासन व्यवस्था था। अब क्या होता है कि पढ़ा राजा, अब धीरे धीरे जब पढ़ा का निर्माण होता है तो पढ़ा का भी अपना एक क्या होता है? पंचायत होता है।
क्या होता है, पढ़ा का भी एक पंचायत होता है और उसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पढ़ा पंचायत। क्या कहते हैं, पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत। ठीक है, मतलब पढ़ा का भी एक अपना पंचायत होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ा पंचायत। इसी पढ़ा पंचायत में आप देखेंगे इसका जो प्रमुख होता है, इसका जो प्रमुख होता है वह पढ़ा राजा होता था। कौन होता था, पढ़ा राजा। अब पढ़ा राजा, अब इसे देखते हैं कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहां तक आप समझ पा रहे हो किस क्रम से हम डायग्राम यहां बनाए हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप नोट्स बनाते चलेंगे, आपका बेसिक क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि यहां से एक अंक का सवाल ही पूछा जाएगा। तो जो आपका प्री में सवाल बनने की संभावना है उसी सवाल को उठा करके आपके बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब यहां हम देख पा रहे होंगे, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था का दूसरा रूप हम लोग देखते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। करेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। अब हम लोग दूसरा जो हम लोग देखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। अब ये जो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, क्योंकि हम लोग देखें कि कई पट्टी को मिलकर के पढ़ा का निर्माण हुआ और पढ़ा का एक अपना पंचायत होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पढ़ा पंचायत। अब पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को हम देखते हैं कि इस पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 5 कार्यपालक अधिकारी होते थे। 5, आप देखेंगे कि इसमें 5 कार्यपालक अधिकारी होते थे। ठीक है, जो शासन व्यवस्था को रेगुलेट करते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्योंकि ये जो 5 कार्यपालक अधिकारी होते थे ये राजा के अंदर होते थे, राजा के आदेशों का पालन करते थे और राजा का भी ये इन लोग क्या करते थे, सहायता मदद करते थे। अब ये 5 कार्यपालक ये जो है कौन कौन है, तो 5 कार्यपालक देखेंगे दीवान, कौन कौन, दीवान, ठाकुर। ठीक है, आप देखेंगे कौन कौन, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। कौन सा, लाल। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि 5 कार्यपालक अधिकारी थे और सभी पद, यह जो पद जो देख रहे हैं ये 5 अधिकारी, ये सारे के सारे वंशानुगत थे। राजा ये क्या थे, सारे के सारे वंशानुगत थे। ये सभी पद जो थे वंशानुगत थे, सभी पद वंशानुगत थे। ये जो 5 थे इन सभी पद क्या थे, वंशानुगत थे। एक के बाद एक उसी के खानदान का, उसी के घर का सारा कौन बनेगा, अधिकारी बनेगा। ये इसमें वंशानुगत प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे 5 कार्यपालक अधिकारी, अब ये अधिकारी जो होते थे इसका क्या काम करता था, क्या काम होता था कि राजा का सहयोग करना था। क्या था, राजा का सहयोग करना होता था और राजा का आज्ञा का पालन करना होता था। ये 2 काम ये देख पा रहे हैं। अब पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो राजा का जो क्या होता था, चुनाव होता था, मनोनयन होता था। क्या होता था, पढ़ा राजा का मनोनयन। अब यहां राजा का क्या होता था, पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव द्वारा होता था। किसके द्वारा, चुनाव द्वारा। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी प्राचीन काल में चुनाव किया गया था। ठीक है, चुनाव किया गया था, आंशिक रूप से ही सही, लेकिन ये चुनाव किया गया था राजा का। अब क्या होता है कि यह जो चुनाव किया गया था राजा का पद, यह पद वंशानुगत था। कैसा था, वंशागुण। ये जो था पद, सॉरी वंशानुगत नहीं था, राजा का पद वंशानुगत नहीं था, क्योंकि यह चुनाव हो रहा है, वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत पद नहीं था। ठीक है, जब राजा का चुनाव होता है तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं ये जो वंशानुगत की जो प्रक्रिया थी वह टूट जाती। तो राजा चुनाव होकर के पद पर जाते थे और संचालन करते थे पूरा शासन व्यवस्था को। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इसीलिए आप देखेंगे, इसीलिए मुंडा मानकी पढ़ा सरदार, इसीलिए हम लोग कहेंगे, इसीलिए मुंडा मानकी
मुंडा मानकी पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था है। क्या है? गणतांत्रिक व्यवस्था है। इसे आप याद रखें, गणतांत्रिक व्यवस्था। इससे सवाल पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था जो है वह कौन थी? तो मुंडा मानकी पढ़ा सरदार। क्योंकि आप देख रहे हैं गणतंत्र का होने का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का मतलब होता है, अभी हमारा देश क्या है? गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के क्या हो? चुनाव किया जाता हो। क्या मतलब? क्या होता है कि वंशानुगत ना होता है। क्या हमारा देश का जो राष्ट्राध्यक्ष, हिंदुस्तान का जो राष्ट्राध्यक्ष है अर्थात राष्ट्रपति है, क्या उनका पद वंशानुगत चल रहा है? क्या उनका चुनाव हम नहीं कर रहे हैं? तो वंशानुगत नहीं है हमारे यहां, इसलिए गणतंत्र। इसका मतलब सीधा सी बात आप याद रखिएगा, गणतंत्र होने का मतलब यह होता है कि किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वह चुनाव की प्रक्रिया द्वारा पद को संभाला जाता है। ठीक है, गणतांत्रिक व्यवस्था। अब यहां हम देखेंगे कि इसी प्रकार आंशिक रूप से मुंडा प्रशासन व्यवस्था में यह झलक तो दिखलाई पड़ रही थी। अब धीरे धीरे यह जो व्यवस्था थी, ये इसके शासन व्यवस्था को, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को हम लोग कह सकते हैं क्या? सहकारी व्यवस्था। क्या? सहकारी व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को हम लोग कहते हैं सहकारी व्यवस्था। सहकारी व्यवस्था। सहकारी व्यवस्था का मतलब होता है साथ मिलकर कार्य करना। साथ मिलकर कार्य करना। सहकारी का मतलब होता है साथ मिलकर कार्य करने की भावना। आप देखेंगे कि पढ़ा पंचायत में जितने भी मुंडाओं का जो था, साथ मिलकर काम करने की भावना होती थी, इसीलिए हम लोग इसे सहकारी व्यवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि मुंडा राजाओं द्वारा क्या होता था? क्यों कहते हैं सहकारी व्यवस्था? तो इसका एक रीजन क्या था कि मानकी और पढ़ा राजा द्वारा कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। क्यों? तो मानकी और पढ़ा राजा द्वारा कोई भी टैक्स या कोई भी कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, नहीं लिया जाता था। आप देखेंगे कि सहकारी व्यवस्था क्यों थी भाई? तो मानकी और पढ़ा राजा द्वारा कोई भी टैक्स जनता से वसूली नहीं जाती थी अपने क्षेत्र से। इसलिए क्या था कि सभी मुंडाओं की क्या भावना होती थी कि सभी लोग मिलकर के कार्य करें, सभी लोग खुशी संपन्न से क्या करें, हम लोग अपनी शासन प्रशासन को संचालन करें। यह भावना होती थी उस वक्त मुंडाओं की जब शासन व्यवस्था चल रही थी। इसीलिए इस भावना के कारण वो क्या कहते हैं? सहकारी व्यवस्था कह सकते हैं हम लोग, सहकारी व्यवस्था कहते हैं। क्योंकि राजाओं द्वारा कोई भी उस वक्त टैक्स नहीं वसूला जाता था, राजाओं को कोई भी टैक्स प्राप्त नहीं होता था। अब हम लोग लेकिन वर्तमान समय में क्या है, अभी देखेंगे वर्तमान समय में ये जो है खत्म हो चुकी है, ये गौण हो चुकी है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था ये वर्तमान समय में गौण हो चुकी है। वर्तमान समय में गौण हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है पढ़ा शासन व्यवस्था। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि हमने देखा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा का निर्माण कैसे होता है? हम लोग देखें कि प्रत्येक मुंडाओं के प्रत्येक गांव में क्या होता है? एक पंचायत होता है, और प्रत्येक पंचायत का जो मुखिया होता है वह कौन होता था? प्रत्येक पंचायत का जो मुखिया होता था उसको हम लोग बोलते थे मुंडा। क्या बोलते थे? मुंडा। और प्रत्येक पंचायत मिलकर के या प्रत्येक गांव मिलकर के एक पट्टी का निर्माण होता था, जिस मुखिया को बोलते थे, क्या बोलते थे हम लोग? मानकी। क्या बोलते थे? मानकी। समझ पा रहे? कई गांव को मिलकर के एक पंचायत या कई पंचायत मिलकर के, ये कई गांव मिलकर के एक पंचायत बनता था, और उस पंचायत का मुखिया होता था मुंडा।
और कई पंचायत मिलकर के निर्माण होता था पट्टी का, और उस पट्टी का प्रमुख होता था मानकी, और कई पट्टी मिलकर के निर्माण होता था पढ़ा, और पढ़ा का जो प्रमुख होता था वह पढ़ा राजा होता था। कौन था? पढ़ा राजा। अब प्रत्येक पढ़ा का क्या होता था? एक पंचायत होता था, उस पंचायत को बोलते थे पढ़ा पंचायत। अब पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि इस पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 5 कार्यपालक होते थे, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। इस प्रकार से हम लोग देखने का प्रयास किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी के आगे की बातचीत, इसी की आगे की व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।